लिटरेरी मूवमेंट का आगाज करते हैं। यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट वन और पार्ट सेकंड में। इसके अलावा जो दूसरी लिटरेरी मूवमेंट है जिसमें अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स लिटरेचर को बहुत सारे फिलोसफिकल, एस्थेटिक या बहुत सारे पीरियड में डिवाइड करने का एक तरीकाकार है। बजाय कि हम एजेस के हवाले से या किंग्स की टाइम पीरियड के हवाले से लिटरेचर को डिवाइड करें, हमने मुख्तलिफ एजेस के हवाले से इसको डिवाइड किया है। अब चलते हैं अपनी पहली लिटरेरी मूवमेंट, स्टर्म एंड ड्रंक। जर्मन लिटरेरी मूवमेंट है, प्रोटो रोमांटिक है। रोमांटिक आइडियल्स इसके अंदर हमें नजर आते हैं और इसमें इंडिविजुअल सब्जेक्टिविटी, एक्सट्रीम इमोशंस को फोकस दिया गया है और इनलाइटमेंट के जो आइडियाज हैं उनके बरखिलाफ इन चीज़ों को तकबीयत दी गई है। एक मशहूर जो ड्रामा निगार है मैक्सिमिलियन क्लिंगर, उनका एक प्ले जिसको अगर वॉर केओस का नाम है, उसको रीनेम दिया गया है स्टर्म एंड ड्रैंक 1776 में, जिसके बाद इस मूवमेंट का नाम पड़ा। इसके अलावा इस मूवमेंट को दूसरे नामों से यूं जाना जाता है, पैशन एंड एनर्जी, एनर्जी एंड रेबेलियन। इसके अलावा ये आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर तीनों में पॉपुलर मूवमेंट रही है और इसने अपना गहरा असर छोड़ा है। और इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट जो है उस पे भी इसके असरात हमें नजर आते हैं। जो इस लिटरेचर का जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक्शन जो है वो वायलेंट एक्शन के जरिए अपने काम को अंजाम दिलाता है। रिवेंज और ग्रीड भी हमें नजर आती है इसके खास तौर के पर। अगर हम इसके इलामत के तौर पे पढ़ें तो हमें जो है फ्रेडरिक जो है ह्यूलर का जो एक ड्रामा है डाई रोबॉर, उसमें हमें एक ग्राउंड वर्क मिलता है इस मेलोड्रामेटिक एलिमेंट का, इस मूवमेंट का, जिसमें जो प्लॉट है दो अमीर भाइयों के दरमियान होता है, फ्रांस और कार्ल मोर। जो फ्रांस और कार्ल मोर है और उन दोनों की जायदाद की जो है वो लड़ाई है और उसमें जो है ना वो हमें दिखाया जाता है। तो इसके अलावा भी अगर हम गोइटे का जो सेंटिमेंटल नॉवल है डाई लेडन डेस जंगन वर्दर्स, उसको भी हम देख लें तो वो भी एक लव एंड टॉर्मेंट से रिलेटेड एक जो है वो हमें एस्पेक्ट में दिखाता है। तो ये तमाम दोनों वर्क जो मैंने आपको बताई, डायलेडान और जो दूसरा ड्रामा है ड्राइरोबार प्ले, ये सेमिनल वर्क है इस मूवमेंट के। अब इसके अलावा जो फिलोसोफर है योहान जॉर्ज हेमल, ये इस आइडियोलॉग समझे जाते हैं यानी पेशवा समझे जाते हैं इसके। इसके अलावा की ऑथर्स आपके सामने हैं यूहान एंटन लेस्बिट्स, एच एल वैगनर, फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन क्लिंगर, यूहान वोल्फगैंग वॉन गोइटे और फ्रेडरिक शूलर, ये आपके सामने है। प्रेजेंटिव जो वर्क है उनको आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने इनका जिक्र किया। और इसके अलावा अनफिनिश्ड प्रोमिथस वगैरह इस प्ले का भी मैं जिक्र कर चुका हूँ। वेमार क्लासिसिज्म जर्मनी लिटरेरी मूवमेंट है, 1772 से लेकर 1805 का टाइम पीरियड है। वेमार शहर से इसका आगाज हुआ, जर्मनी से। सारे जो आर्थर वगैरह थे वो भी वहाँ पे रहते थे। की आर्थर्स आपके सामने नजर आ रहे हैं, ये वही है जो कि उस दौर में स्टर्म एंड ड्रैंक जो लिटरेरी मूवमेंट है उस दौर में मौजूद थे। रोमांटिक आइडियल्स, क्लासिसिज्म, एज ऑफ इनलाइटमेंट के फीचर्स को लिए हुए ये मूवमेंट हमें नजर आती है। आपके सामने एक पिक्चर भी नजर आ रही है जिसमें मुख्तलिफ जो करेक्टर्स हैं की ऑथर्स हैं वो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क जो है एगमॉन्ट प्ले यूहान वॉल्फगैंग ओन गोइटे का। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी से जो है मुतासिर हमें नजर आता है। ऑन ग्रेस एंड डिग्निटी जो है इन्फ्लुएंशियल फिलोसफिकल एसे है फ्रेडरिक शेलर का। नेक्स्ट मूवमेंट पर चलते हैं, रियलिज्म बहुत मशहूर है और हेनरिक इब्सन को, नॉर्वेजियन प्ले राइट को, इसका फादर ऑफ रियलिज्म या फादर ऑफ मॉडर्न जो लिटरेचर है उसका भी बानी कहा जाता है। एक ऐसे मूवमेंट जो कि ऑब्जेक्टिवली जो है रियलिस्टिक एलिमेंट को पोर्ट्रे करे। यूरोपियन लिटरेरी मूवमेंट है लेकिन इट डज हैव इफेक्ट ऑन इंग्लिश पीरियड, जिसमें हम चार्ल्स डिकेंस की डेविड कोपरफील्ड या ग्रेट एक्सपेक्टेशन देखते हैं, उसमें भी हमें ये चीजें नजर आती हैं। A truthful representation of action, no artificiality or avoiding artistic convention, जो है ना बनावट वगैरह से पाक चीज़ों को बताया जाता है। फ्रांस में इसका आगाज होता है 1840 में, रोमांटिक आइडियल्स इनको रिजेक्ट करते हुए। एम्फसाइज करती है अगली सॉर्डिड सिचुएशन और रियलिटी ऑफ लाइफ को। एंटी इंस्टीट्यूशनल थी, नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट आर्ट मूवमेंट आप कह सकते हो। दौर में जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थी उससे जो इफेक्ट हुए लोगों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, उसको उसी तरीके से पोर्ट्रेट जो है वो किया गया।
अपने नॉवेल्स को ऑब्जेक्टिवली अनबायस्ड तरीके से इन्होंने नरेट किया। ये रियलिस्टिक पेंटिंग है गुस्ताव कॉर्बे की। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक विलेज लाइफ को उन्होंने जो है वो पोर्ट्रेट किया है। रियलिज्म के ऊपर अगर आप मजीद देखें, नोटेबल फिगर्स और कीवर्ड्स, अब थीम्स देखें कि कौन सी थीम्स को कवर किया जाता रहा नॉवेल्स में, पोइम्स में। क्लास कन्फ्लिक्ट को दिखाया गया। आप हार्ड टाइम्स या जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशन को देख लें, सिटी लाइफ, इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट वगैरह आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें दिखाई गई हैं। इंग्लिश पीरियड में भी इसका इफेक्ट रहा है। बहरहाल फ्रांस में मैडम बोवारी जो है गस्टाव फ्लाबर्ट का, और डायमंड नेकलेस गाय डी मोपिसा, और रशिया में स्पोर्ट्समैन स्केचेस आइवान टर्जिनव, और क्रामजोव ब्रदर्स बाय फ्योदर दोस्तोयेव्स्की, और लियो टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस। यूके में ग्रेट एक्सपेक्टेशन का चार्ल्स डिकेंस और मिडिल मार्च बाय जॉर्ज एलियट। हमने ये बात की कि जो रियलिज्म है रीजनलिज्म को भी दिखाता है, यानी एक इलाके से मुतल्लिक जो वाकयात वको गुज़ेर हो रहे हैं वो भी अपने डेफिनेटली इट दैट कवर्स इन दैट नॉवल और लिटरेरी पीस। तो ये इसको आप देख सकते हैं। जैसे में विलियम डेम हॉल्स का देयर वेडिंग जर्नी। The Parnasian poets were a major offshoot of the realist movement in literature, यानी उसको भी आप कह सकते हैं जो है वो इनका ऑफशूट थी पर्निशियन पोइट्स की। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इनको आप देख सकते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। हम नेक्स्ट मोमेंट पे चलते हैं, नेचुरलिज्म। रियलिज्म के बाद नेचुरलिज्म मोमेंट आती है, और उसमें हमें नज़र आता है कि किस तरीके से जो है वो हेरिडिटी या इन्वायरमेंटल फैक्टर और सोशल कंडीशंस जो हैं वो असरात डालती हैं, और इंसान की लाइफ के ऊपर उनका बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। इंसान के कैरेक्टर को क्या चीज़ गवर्न करती है, ये चीज़ें दिखाने के लिए जो नेचुरलिस्ट राइटर थे उन्होंने डिटेल रियलिज्म दिखाया। इसके अलावा दिखाया किस तरह इन्वायरमेंटल कंडीशंस और हेरिडिटी भी इंसान के डाउनफॉल या उसकी तरक्की या उसके किसी भी तरीके से ट्रेजेडी के लिए रोल प्ले करते हैं। इनएस्केपेबल फोर्स का जो रोल है, इन्वायरमेंट का और सोशल कंडीशन, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नजर आती हैं। नेचुरलिस्ट राइटर डार्विन की जो थीरी है, इर्तकाई एवोल्यूशनरी थीरी, उससे मुतासिर जो है वो दिखाई देते हैं। और अगर हम मजीद की फैक्ट्स में देखें, एमील जोला नेचुरलिस्ट जो है राइटर हैं, कि लिटरेरी मूवमेंट का आगाज फ्रांस में होता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो दो मूवमेंट, रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म, ये बाद में इनके असरात हमें अमेरिका बरतानिया में भी नजर आते हैं। जो इनके करेक्टर हैं वो करेक्टर ड्रिवन है, प्लॉट ड्रिवन नहीं है। अगर हम एक मिसाल देखें कि नेचुरलिस्ट जो राइटर हैं उन्होंने किस तरह से हमें टेस्ट द हर्बिवल्स जो नावल है हार्डी का, उसमें हमें चीजें नजर आती हैं। इनस्केपेबल फोर्स, एनवायरमेंटल कंडीशन, हेरिडिटी, सोशल कंडीशन, ट्रेजेडी ऑफ टेस्ट में हम ये चीजें अप्लाई कर सकते हैं। और नेचुरलिज्म ने अमेरिका में भी असर छोड़ा अपना। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से रियल लाइफ को किस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि इन्वायरमेंट और सोशल कंडीशन का बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर है। अब रिप्रेजेंटेटिव वर्क में अगर आप देख लें तो एमिल जोला का जो एसे है लीरोमान एक्सपेरिमेंटल, जिसका मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉवल, उस ऐसे में हमें नजर आता है। और उसके अलावा एमिल जोला की जो 20 नॉवल का एक साइकिल है जिसको टर्म दिया गया है लेस रोगा मकार्ट, उसको भी आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट नेचुरलिस्टिक वर्क है। स्टीफन प्लेन का मैगियर गर्ल ऑफ द स्ट्रीट। इसके अलावा जॉन स्टेनबेक का द ग्रेव्स ऑफ रेथ, जिसमें फोर्स्ड माइग्रेशन हमें नजर आती है, लोगों की डिस्प्लेस होते हैं, अपने हालात से तंग होकर जा रहे होते हैं, ये भी हमें नजर आती है। फ्रैंक नॉरिस का स्टोरी ऑफ सैन फ्रांसिस्को जो है इंपॉर्टेंट वर्क है। रियलिज्म और नेचुरलिज्म में बुनियादी जो फर्क है हमें नजर आता है कि रियलिज्म ऑब्जेक्टिवली रियल लाइफ को पोर्ट्रे करती है, जबकि नेचुरलिज्म ये दिखाती है कि जो सोसाइटी है वो एनवायरनमेंट, हेरिडिटी कंडीशंस, इनएस्केपेबल फोर्स का जो असर है लाइफ के ऊपर, बायोलॉजिकल टर्म एंड कंडीशन के इफेक्ट के जरिए हम जो है वो असर आता है, यानी साइंटिफिकली किसी चीज अप्लाई करती है लाइफ के ऊपर। और रियलिज्म रियल लाइफ को वैसे ही चूं का तू पोर्ट्रे कर देती है, जबकि नेचुरलिज्म जो है वो दिखाती है कि ये तमाम फैक्टर कितने इंपॉर्टेंट है। नेचुरलिस्ट लोअर कैरेक्टर्स को भी दिखाया, रियलिज्म ने मिडिल क्लास कैरेक्टर्स को दिखाया। रियलिस्टिक नॉवेल्स यूज थीम लाइक सोसाइटी, सोशल क्लास, मोबिलिटी, जबकि उनकी थीम में वायलेंस, पॉवर्टी, करप्शन और प्रोस्टिट्यूशन को दिखाया गया। इम्प्रेशनिज्म
इम्प्रेशनिज्म से मुराद आप यूँ समझ लीजिए कि एक ऐसी मूवमेंट हमें नजर आती है जिसमें जो है 20वीं सदी के आगाज में ये दिखाया गया कि जो करेक्टर्स हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या है, उनके ऊपर क्या गुजर रहा है, और जो राइटर है वो ज्यादातर करेक्टर के मेंटल स्टेट के ऊपर, उसकी फीलिंग्स या थॉट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा, बजाय कि स्टोरी को प्लॉट के हवाले से बताए या आपको माइन्यूट डिटेल फराहम करे। तो जो करेक्टर सोच रहा है, जो उसके दिमाग में चल रहा है, वही आपको बताया जाएगा। अब की फैक्ट्स देख लें तो इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्टिक मूवमेंट है, फ्रांस में इसका आगाज होता है और जो है लेरोय ने इस टर्म को कॉइन किया इम्प्रेशनिज्म को। और अगर इसको आप देख लें, ये इम्प्रेशनिस्ट जो है उन्होंने इस फीलिंग को, एक्सपीरियंस को जो है वो बताने की कोशिश की, बजाय कि वो डिपिक्ट करते या लिखते या नरेट करते। नरेटिव स्टाइल एम्बिगियस, और इसके अलावा बाज़ औक़ात जो है राइटर के ऊपर जो है वो उसके रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वो खुद सोचे, परसीव करे, फोकस करे। राइटर डिस्क्राइब द एक्शन थ्रू द आईज ऑफ द कैरेक्टर, कि क्या हो रहा है, इंस्टेड के वो खुद बताना शुरू कर दे। तो ये हमें इम्प्रेशनिस्टिक थिएटर में या इम्प्रेशनिज्म में नजर आता है। जोसेफ कॉनरेड का द हार्ट ऑफ डार्कनेस एक उम्दा मिसाल है। इसके अलावा जेम्स जॉयस के फिनिगन्स भी एक, मिसेस डैलोवे इंपॉर्टेंट मिसाल है। हमें नहीं पता कि कुर्ट्स ने जो आखिर में लफ्ज हॉरर हॉरर कहा उसका क्या मतलब था। कुछ चीजें अपने वर्ड के लिए मुख्तलिफ मीनिंग छोड़ देती हैं। तो इम्प्रेशनिस्टिक जो आर्ट है वो ये दिखाता है कि किस तरह जो करेक्टर है वो क्या सोचता है, उसके क्या तासुरात है, और बहुत सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन मार्क की सूरत में छोड़ देता है। एक्सप्रेशनिज्म जो है पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आप कह सकते हैं, उसका असर हमें नजर आता है इसका। और उसके जैसे हमें एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नजर आता है एक करेक्टर का, एक लिटरेरी पीस में, हमें ये आर्ट में। तो ये उसमें जो एक्सप्रेशनिज्म है ये फोकस करती है कि किस तरह से जो इमोशनल एक्सपीरियंस है उसको दिखाया जाए, फिजिकल रियलिटी के बरखिलाफ इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाया जाए। इसके अलावा फीलिंग्स और जो है उनको दिखाया जाए, बजाय कि ये कि जो मौजूआत हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे लग रहे हैं। अब डिस्टॉर्टेड फीलिंग्स, ब्रोकन इमेजेस, ये तमाम चीज़ें जो हैं आर्ट में हमें नज़र आती हैं। कलर की डिस्क्रिप्शन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बढ़कर नज़र आती हैं। अब एक्सप्रेशनिज्म में हमें सिंबलिज्म का भी असर नज़र आता है कि मेटाफोरिकली कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाएगी कि चीज़ों को इंटरप्रेट करना खुद से समझा जाएगा। चेक आर्टिस्ट जो है हिस्टोरियन एंटोनिन मेटेजिक जो है उसने इस टर्म को कॉइन किया ऑपोजिट टू इम्प्रेशनिज्म में। द होप ऑफ वुमेन बाय ऑस्कर कोकोश्का इज ऑफन टर्म्ड एज द फर्स्ट एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। जॉर्ज कैसर और अर्नेस्ट टॉलर जो है उनको एक्सप्रेशनिस्ट जो है प्ले राइट जो है वो माना जाता है। फ्रांस काफ्का जो है उनको भी एक्सप्रेशनिस्ट कहा जाता है। उनके प्ले जो उनका जो नॉवलिट है मेटामॉर्फोसिस की वजह से। इमोशनल एक्सपीरियंस, डिस्टॉर्टेड इमेज, ट्रस्ट इमोशन, ये तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आपके सामने। ये एक पिक्चर आ रही है एडवर्ड मंच की, द स्क्रीम 1893 की पेंटिंग, जो कि एक्सप्रेशनिस्ट जो मूवमेंट है उससे मुतासिर शुदा हमें नजर आती है। अगर हम इन दोनों में फोकस करें तो हम नजर आता है कि जो इम्प्रेशनिस्ट हैं वो फोकस करते हैं इन्वायरमेंटल, जो अर्बन इन्वायरमेंटल रिएक्शन है उसके फोकस करते हुए जो फीलिंग्स हैं उनको दिखाया जाता है। जबकि एक्सप्रेशनिज्म जो कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट है उसको दिखाता है। और जर्मनी और ऑस्ट्रिया में इसका आगाज होता है। इम्प्रेशनिज्म का आगाज पेरिस में होता है और इसका आगाज जर्मनी और ऑस्ट्रिया में होता है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो वाइब्रेंट कलर्स, हार्श, स्पॉन्टेनियस, ब्रश स्ट्रोक्स वगैरह यूज करते हैं। आर्ट की बात की जा रही है, जबकि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर यहाँ पे देखे जाए तो आर्बिट्री कलर्स, मेटाफोरिकल इमेजेस, सिंबल्स, एक्सट्रीम इमोशंस को मुख्तलिफ तरीके की आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए जो है वो बताने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही हमारा आज का जो वीडियो लेक्चर है पार्ट 1 का वो मुकम्मल होता है। अगली वीडियो लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पार्ट 2 के लिए क्लिक करें।